ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे चीन के नए प्लान की, और इसका प्लान है इस्लामिक नाटो को किस तरीके से बांटना है। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, पश्चिम एशिया और वैश्विक कूटनीति के पटल पर एक ऐसा नया शक्ति संतुलन आकार ले रहा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और नई दिल्ली तक विदेश नीति के पंडितों को चौंका कर रख दिया है। अब 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का में एक ऐतिहासिक और बहुचर्चित त्रिपक्षीय संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे मीडिया और सामरिक हलकों में इस्लामिक नाटो या पश्चिम एशिया का नाटो कहा जा रहा है। अब नाटो के बहुचर्चित अनुच्छेद 5 की तर्ज पर बने इस रक्षा समझौते का सबसे प्रमुख क्लोज ये है कि तीनों में से किसी भी एक सदस्य देश पर हुआ सशस्त्र हमला तीनों देशों पर सामूहिक हमला माना जाएगा। इस नए त्रिस्तरीय सैन्य गठबंधन में जहां सऊदी अरब की अकूत वित्तीय और राजनयिक ताकत शामिल है, वहीं तुर्की की आधुनिक रक्षा तकनीक और सैन्य अनुभव और पाकिस्तान का परमाणु हथियार तंत्र और सैन्य बल इसमें शामिल है। हालांकि इस मक्का पैक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई समीकरण पैदा कर दिए हैं। एक तरफ जहां चीन गल्फ और मिडिल ईस्ट में अपनी तटस्थ बिचौलिए की भूमिका को लेकर उलझन में है, तो वहीं अमेरिका के लिए यह राहत की बात हो सकती है, क्योंकि इससे पश्चिम एशिया में सुरक्षा का बोझ क्षेत्रीय देश खुद संभालेंगे। और यह कहा जा रहा है कि अब इसी में कहीं ना कहीं देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव भी हो सकता है देखने को मिले। अब देखिए चीन का प्लान बांटो क्या है, वो जरा मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दूं। देखिए, गल्फ देश यानी कि सऊदी परमाणु संपन्न, पाक और तुर्की अब साथ आ गए हैं। समझौते के बाद इजरायल, ईरान और भारत में जो है हलचल लगातार देखने को मिल रही है। तो चीन का ये प्लान है कि कैसे इस्लामिक नाटो को उसमें आकर हस्तक्षेप करना है, कैसे बांटना है। समझौते के बाद इजरायल, ईरान और भारत में हलचल भी तेज हो गई है, और साथ ही साथ नाटो की तर्ज पर म्यूचुअल डिफेंस क्लोज लागू होने से जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब सितंबर 2025 की बात करते हैं तो सऊदी पाक द्विपक्षीय समझौता हुआ था। अगस्त 2026 में तुर्की के साथ भी अब ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, हथियार खरीद, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर इसमें बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। गल्फ देश सऊदी परमाणु संपन्न है, पाक और तुर्की अब इसके जो है साथ आए हैं। और समझौते के बाद इजरायल और ईरान, भारत में हलचल काफी तेज हो गई है, और ये कहीं ना कहीं देखिए चीन माना जा रहा है कि चीन के लिए भी टेंशन की स्थिति है। अब नाटो की तर्ज पर म्यूचुअल डिफेंस क्लोज लागू होने से खतरा माना जा रहा है कि बढ़ सकता है। अब इसे जानने और समझने की आगे कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे अब भारत पर भी इसका असर होगा, इजरायल पर भी, लेकिन चीन आखिर क्यों इसमें दखल देने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, रवि अरोड़ा जी, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी सर, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये जो त्रिकोणीय गठबंधन जो देखने को मिला है, ये देखिए बहुत ज्यादा हलचल पैदा कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये कि जरा ये बताइए ये चीन के लिए किस तरीके से, क्योंकि चीन माना जा रहा है कि काफी बौखलाहट में है, उसके अलग अलग तरीके से कदम अब इसको तोड़ने के लिए दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरीके से सर इसको देख रहे हैं? देखिए, ये चीन के लिए फायदेमंद भी है और चीन के लिए नुकसानदायक भी है। अच्छा। फायदेमंद तो इसलिए है कि चूंकि पाकिस्तान चीन से हथियार खरीदता है करीब 80% से भी ज्यादा। अब अगर पाकिस्तान सऊदी अरबिया और टर्की के साथ में ये समझौता करता है तो फिर चाइना के हथियार या चाइना का व्यापार मिडिल ईस्ट में पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये तो उससे फायदा है। नुकसान ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये बात कही है कि जो देश हैं जिनको मैं सुरक्षा देता हूं वो अपनी सुरक्षा के बारे में खुद सोचें, अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लें। अगर और ऐसा कर भी रहे हैं। अब जो ये जैसे 3 देश मिले, टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया, ये इसीलिए तो मिले कि ये अपनी सुरक्षा खुद करना चाहते हैं। अमेरिका के ऊपर इनका विश्वास कम हो गया है। यानी कि अगर अमेरिका का ध्यान मिडिल ईस्ट के
इन कंट्रीज से हट जाएगा तो फिर वो इंडो पैसिफिक में ज्यादा ध्यान देगा, और इंडो पैसिफिक का मतलब हुआ पैसिफिक में चाइना के अगेंस्ट वो ज्यादा अपनी एनर्जी लगा पाएगा, तो ये चाइना के लिए नुकसान भी है। अब एक जरा सी बात कि ये इसकी संधि की जरूरत क्यों पड़ी जी। दरअसल में जो सऊदी अरबिया है वो बहुत पहले से ईरान की आतंकी गतिविधियों से, उसकी प्रॉक्सीज की गतिविधियों से परेशान है। 2015 में जब ओबामा ने न्यूक्लियर डील की ईरान के साथ, तो उस समय ईरान के सैंक्शंस हटा दिए गए, माला माल कर दिया गया उसे, लेकिन उन्होंने जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उन्हें कंसल्ट नहीं किया। लिहाजा सऊदी अरबिया ने 2017 में एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाई 31 देशों की, 41 देशों की, और उसमें पाकिस्तान के जनरल राहिल शरीफ को उसका हेड बनाया। कुछ दिनों बाद तो वो भी आगे नहीं चली। फिर 2018 में हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वाले ओबामा के न्यूक्लियर एग्रीमेंट को खत्म तो कर दिया, लेकिन वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज को तब भी सुरक्षा नहीं दे पाया, क्योंकि ईरान पर्शियन गल्फ में खास तौर पे गल्फ काउंसिल ऑफ कोऑपरेशन की जो वो 6 कंट्रीज हैं उन पे हमला करता रहा। उसके बाद में फिर 2023 में सऊदी अरबिया ने थक हार के ईरान के साथ चाइना की मध्यस्थता में हाथ मिला लिए, मगर वो भी आगे नहीं चला। जो सऊदी अरबिया का डर था वो बरकरार रहा, और वो मामला एक्सट्रीम पे तब पहुंचा जब 2025 में इजराइल ने दोहा में अटैक किया। अटैक तो किया था ये कहकर कि हम हमास के आतंकियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, असलियत में मैसेज ये था कि अब मिडिल ईस्ट का कोई भी जगह इजराइल की पहुंच से बाहर नहीं है। लिहाजा सऊदी अरबिया ने डर कर तुरंत पाकिस्तान के साथ एक मिलिट्री पैक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर आपको मालूम है कि 2026 में फरवरी से जो इजराइल और अमेरिका ने अटैक किए मिडिल ईस्ट में, सारी कंट्रीज को ये समझ में आया कि अमेरिका हमको सुरक्षा देने में पूरी तरह से कॉम्पिटेंट नहीं है, लिहाजा हमें अपना ही एक संगठन बनाना होगा। इसलिए इन्होंने संगठन बनाया। अब इस संगठन के बनाने में लोग बाग ये कहने लगे कि साहब ये नेटो बन गया। कैसे बन गया जी इस्लामिक नेटो? क्या इसका कोई कमांड हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश हुआ है? क्या इसके लिए कोई कॉमन फंड क्रिएट किया गया है? क्या इसके लिए परमानेंट ट्रूप एलोकेट किए गए हैं? क्या उन्हें स्टेशन किया गया है? यानी कि चीजों को एकदम खींचना शुरू कर देते हैं। अगर ये इस्लामिक नेटो भी बनता है तो उसमें भी अभी समय लगेगा, उसमें बहुत सारी कंट्रीज को ज्वाइन होना पड़ेगा। फिर वहां पे शिया और सुन्नी का सवाल आएगा, क्योंकि अभी इसमें केवल सुन्नी कंट्रीज हैं, तीनों के तीनों। तो अभी तो इसको ये समझा जा रहा है जैसे ये शिया ईरान के खिलाफ गठबंधन बना है या इजराइल के खिलाफ गठबंधन बना है, लेकिन इसका असर चाइना पर भी होगा और भारत पर भी होगा। ठीक है, और आगे मैं ये भी समझूंगी सर आपसे कि आखिर इसके पीछे चीन की चालबाजी क्या समझ आ रही है। अब आपके पास लौटती हूँ रवि अरोड़ा सर, जरा आप ये समझाइए, क्योंकि क्या ये गठबंधन भारत के लिए भी खतरा हो सकता है? मान लीजिए कि पाकिस्तान के साथ अगर फिर से तनाव की स्थिति हम देखते हैं, तो फिर डिफेंस पैक्ट ये जो बना है, क्या ये वाकई में पाकिस्तान के साथ तुर्की और अरब खड़ा हुआ दिखाई दे सकता है? भविष्य में क्या होगा? जी पुनीता जी, मुझे लगता है कि भारत के सामने चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि भारत के सऊदी अरब से बहुत अच्छे रिश्ते हैं और खास कर व्यापारिक दृष्टि से हम देखें तो बहुत फायदेमंद भी है भारत के लिए सऊदी अरब। तो ऐसे में एक चुनौती है। दूसरा, जो रिश्ते हमारे इजराइल के साथ हैं उसको लेकर भी अगर इस प्रकार की कोई नाटो खड़ी होती है और आर्टिकल 5 के तहत एक दूसरे का साथ देते हैं, तो ऐसे में भारत के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी नाटो कभी कामयाब नहीं होने वाली। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि ये जितने जो 3 देश बने हैं, देखिए सऊदी अरब और पाकिस्तान में ऑलरेडी पहले से हो चुकी थी, उसमें तुर्की को अलग से दिया गया। मतलब अब जो आर्टिकल 5 के तहत जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके में जो ये डिफेंस एग्रीमेंट है उसमें अगर ये तीनों एक दूसरे का साथ भी देते हैं तो उसके कारण क्या है,
क्योंकि सऊदी अरब के पास अकूत संपत्ति है, लेकिन उसके वो अमेरिका से हथियार भी खरीदता है, लेकिन अमेरिका उसको सुरक्षा की गारंटी देने के बावजूद उसको सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान इस समय कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांग कर सकता है, और जब भी उसे जरूरत पड़ती है वो सऊदी अरब भागता है। आपको याद होगा, आज से नहीं, जब परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था तब भी नवाज शरीफ को शरण देने वाले यही सऊदी अरब था। तो क्योंकि इनके फैमिली रिलेशन भी है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद करता रहा है सऊदी अरब, खास कर पाकिस्तान की। और बात है तुर्की की। तुर्की जो है, जो तुर्की की बात करते हैं, वो इस्लामिक खलीफा बनना चाहता है। वो हर जगह टांग अड़ाता है जहां उसको लगता है कि वो खलीफा बनकर दिखा सकता है। मतलब यह जो एक नाटो का जिसे नाम दिया जा रहा है, मुझे लगता है ये कहीं कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि यह सही है कि सऊदी अरब की अपनी मजबूरी है, पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है, और तुर्की बीच में अपना एक, जिसे हम समझ सकते हैं, वर्चस्व की लड़ाई अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई है कि अगर कोई युद्ध होता है, आपने देखा जिस प्रकार से सऊदी अरब और पाकिस्तान में डील थी, लेकिन उसके बावजूद जब ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता की बात होती, किस प्रकार से बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान हिस्सा ले रहे थे, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रिश्ते बहुत खराब है। तो कहीं ना कहीं यह तय है कि पाकिस्तान को जहां उसको फायदा दिखता है वो वहां पहुंच जाता है। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उसी परमाणु बम के दम पर वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों से आर्थिक मदद लेकर अपना पेट भरता है। सच्चाई ये है कि न सऊदी अरब अपने जो उसके, मैं समझता हूँ कि अगर कोई युद्ध होता है किसी प्रकार का पाकिस्तान का, चाहे भारत के साथ हो या किसी दूसरे देश के होता है, ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब उसमें टूटेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन भारत के साथ उसके अपने अच्छे रिश्ते हैं। दूसरा, देखिए चैलेंज तो है भारत के सामने, भारत नजर बनाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसी नाटी से हम नाटो का नाम सच तैयारी से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम इसे नाटो का नाम नहीं दे सकते। यह एक दिखने में लगता है कि एक आर्टिकल साइन हुआ है और पूरा दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान पड़ोसी मुल्कों पर और दूसरे देशों पर, लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन अपना ही इसमें देखना है। चीन अपने हथियार बेचने की कोशिश करेगा पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका से बहुत भारी तादाद में सऊदी अरब हथियार खरीदता है, और अब जो सऊदी अरब का जो मोह है अमेरिका से कम हो रहा है, इसका अमेरिका को कहीं ना कहीं नुकसान भी मिलेगा देखने को, और चीन इसमें फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेगा। कि आज जो चुनौतियां पाकिस्तान को खुद को अपने घर में है, वो उससे नहीं निपट पा रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से तालिबान पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर उसके नाक में नकेल डाल रखी है, और इन सब मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं उसे सहारे की जरूरत है। और यह सब आसिफ मुनीर के दिमाग का खेल है जो ये नाटो बनाई जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में देखेंगे इसमें जो तुर्की के जो ड्रोन है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल तो पाकिस्तान करते रहा है। ऑपरेशन सिंधु में भी काफी ऐसे ड्रोन थे जो तुर्की से दिए हुए थे। तो ये तीनों देश कहीं ना कहीं आपस में डील करते रहे हैं। ये ठीक है, नाम दिया जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ देश शायद इसमें का नाम लेकर कहीं ना कहीं दबदबा बनाने की कोशिश की। बिल्कुल, देखिए चिंताएं तो बहुत ज्यादा है, खास करके जैसा आपने कहा कि भारत के लिए भी अब काफी चुनौतीपूर्ण ये स्थिति हो सकती है। अब भारत इसे लेकर क्या आगे कदम बढ़ाता है ये भी देखना अहम होगा। लेकिन टीपी त्यागी सर, जरा ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि भारी मात्रा में बड़े पैमाने पर खास करके 2021 से 2024 के बीच में हम देखें तो पाकिस्तान का हथियार का आयात सबसे ज्यादा चीन से ही होता है, और दूसरी तरफ अब सऊदी अरब जैसे अमीर देश के साथ अगर तालमेल चीन आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो हथियारों का प्रचार प्रसार करने में चीन को एक बड़ा मौका मान लीजिए कि मिलेगा। ऐसे में ये माना जाए कि आने वाले दिनों में ये जो गठबंधन देखने को मिला है इसको चीन अपने इशारे पर चला सकता है। दूसरा ये कि क्या इससे मिडिल ईस्ट में प्रभाव बनाने की कोशिश भी चीन की होगी? जी, दोनों ही बातें सही हैं आपकी। हाँ। देखिए, चीन ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, ईरान और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, यानी कि ईरान को एक ऑक्टोपस कहा जाता है, उसकी बहुत सारी आतंकी बुझाएं, हिजबुल्लाह, हमास, हूती वगैरह, इनसे डर के जो मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने अमेरिका से सुरक्षा मांगी थी, और अमेरिका ने इन सब कंट्रीज में अपने बेसिस बनाए थे। लेकिन कई बार, और इस युद्ध में तो खास तौर पे ये सामने आया कि अमेरिका उन्हें पूरी सुरक्षा देने में समर्थ नहीं है। लिहाजा ये बात को भांपते हुए 2023 में ही चाइना ने
कोशिश की और सऊदी अरबिया और ईरान के आपस में हाथ मिलवा दिए। हालांकि वो परमानेंट नहीं रहे, लेकिन उसका असर ये हुआ कि मिडिल ईस्ट की ज्यादा कंट्रीज जो एक तरफ है और जो उनके दूसरी तरफ है, दोनों चाइना के लिए समकक्ष हो गए। यानी कि चाइना का मिडिल ईस्ट में इतना सा भी फुटप्रिंट नहीं था, वो फुटप्रिंट बढ़ गया। वो ईरान से सस्ती कीमत पे तेल लेने लगा। अब जो ये 3 कंट्री का बना है गठबंधन, इसमें सऊदी अरबिया से चाइना तेल भी खरीदता है। सऊदी अरबिया एक रिच कंट्री है, लिहाजा वो भी चाइना के लिए फायदेमंद है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को तो चाइना हथियार बेचता है, वो भी 80% हथियार बेचता है। और जो टर्की है, वो भी नेटो के अंदर अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हथियार बनाने वाला और हथियार रखने वाला देश है, नेटो का मेंबर है, इम्पोर्टेंट है, वो भी एक धुरी है। तो ऐसे 3 इम्पोर्टेंट देश, एक न्यूक्लियर पावर, एक फाइनेंशियल पावर और एक आर्म्स पावर, इन तीनों देशों के साथ चाइना के संबंध अच्छे हैं। यानी कि चाइना का प्रभाव मिडिल ईस्ट में हो जाएगा। इस युद्ध के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये लगने लगा है कि अमेरिका विल बी एज्ड आउट। यानी कि अगर अमेरिका बाहर निकलता है तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा, उस वैक्यूम के ऊपर चाइना कब्जा कर लेगा और उस कब्जा करने में ये गठबंधन, ये तीनों देश उसके साथ रहेंगे। तो ये एक फायदा चाइना देख रहा है कि उसको हो सकता है। होगा या नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि 41 देशों का एक गठबंधन बना था और जिसका नाम था इस्लामिक मिलिट्री अलायंस, 2017 में बना। आज कोई उसका नाम भी नहीं जानता और उसका बाकायदा कमांडर बनाया गया था, उसका एक हेडक्वार्टर, एक सेक्रेटेरिएट एस्टेब्लिश किया गया था। अब तो जो ये बना है, इसका ना तो कोई कमांड सेंटर है, ना इसके लिए कोई कॉमन पैसे जिसे कॉमन फंड कहते हैं वो एस्टेब्लिश किया गया है, ना ही समझौते में ये बताया गया है कि किस किस देश के कौन कौन से ट्रूप परमानेंट बेसिस पर काम करेंगे। यानी कि नाउ इट इज प्योरली स्केलेटन। हर तरफ से देखिए सर, तो चीन, अब देखिए जैसा आपने कहा कि फायदा होता है या नहीं, लेकिन चीन तो अपने फायदे के लिए जाना जाता है। जो एक एक करके कदम वो आगे बढ़ाता है, उसमें सिर्फ अपना फायदा ही देखता है। अब ऐसे में क्या फायदा क्या नुकसान है तो भविष्य की बात है। लेकिन रवि सर, जरा आप ये समझाइए, चीन के इस कदम से ये माना जाए कि प्रभाव अमेरिका का मिडिल ईस्ट में कम करने की कोशिश इसके जरिए होगी चीन की? जी बिल्कुल, सुनीता आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि चीन का मकसद क्या है? चीन चाहता है कि आज दुनिया के अंदर अमेरिका का जो दखल है वो इसीलिए है क्योंकि जितना भी मिडिल ईस्ट के देश है वो कट्टर अमेरिका की जीटीसी में है। और चीन काफी समय से प्रयास कर रहा है कि वो अपनी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार दे। और अगर ऐसा होता है या वो तैयारी करेगा कि वो पाकिस्तान के रास्ते एक रास्ता बनाने की कोशिश करे और इसके अंदर कुछ और इस्लामिक। चलिए सर, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने दी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और